हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी डिश डी के बाहर पहुंच चुके होते हैं। तभी ही की नजर डिश डी पर पड़ती है। ही जैसे इसे देखता है वो इसे देखकर ही हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या क्या ये सच में डिश डी ही है। आखिर इन्होंने डिश डी को ऐसा बनाने के लिए कितने सामान का सौदा किया है। और तभी डिश डी के बाहर पहुंचकर वो सभी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आते हैं और हथियारों को भी उठा लेते हैं। तभी ही सभी को ऑर्डर देता है कि वो सभी जरूर से शेल्टर्स में छुपने की सोच रहे होंगे। जाओ और जाकर इन सभी को पकड़ लो, किसी को भी भागने मत देना। तभी हम देखते हैं कि एमसी और सभी डिस्ट्रिक्ट टी वाले लोग उन्हीं के सामने आ जाते हैं और तभी उनमें से वो मस्कुलर बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो। इस पर एक कहता है अरे वाह, इस स्वागत को देखकर तो लगता है तुम सभी को हमारे आने का पहले से पता चल गया था। और अब जब तुम्हें पहले से ही पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं तो क्यों ना तुम अपना सारा खाना हमारे हवाले कर दो और हमें ये भी बताओ कि आखिर तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला। हमें जबरदस्ती सख्ती करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये सारी जगह ही खून से भर जाएगी। एमसी उन सभी के वेपन्स को देखकर कहता है 3 ऑटोमेटिक राइफल्स, 20 ग्रेनेड, लगभग उतना ही जितना कि हमने सोचा था। एमसी ही को मस्का लगाते हुए कहता है बड़े भाई हमारे पास सच में कुछ खाना जमा है, क्यों ना आप अपने कुछ आदमियों को हमारे साथ भेजें और हम उन्हें वहाँ पर ले चलें। इस पर एक कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो बहुत ही प्यार से मान गए, ऐसा लगता है कि तुम सच में जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एमसी स्माइल करते हुए कुछ लोगों की तरफ इशारा करता है और कहता है तुम लोग ग्रे वुल्फ और इन लड़कों को अपने साथ गोदाम तक ले जाओ और वहाँ से कुछ खाना लेकर वापस आओ। एमसी की इस बात पर सामने खड़ी लड़की भी सर हिलाती है और कहती है ठीक है बॉस, जैसे आप कहें। तभी पीछे से ही कहता है आखिर तुम्हें सिर्फ मेरे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत क्यों है। इस पर एमसी ही के करीब आ जाता है और उसे मस्का लगाते हुए कहता है बड़े भाई ये सभी लोग बच्चे कुछ दिन जी रहे हैं, लेकिन जो भी हो ये है तो हमारे आदमी और इनसे काम लेना तो बनता है ना। एमसी की इस बात पर ही को थोड़ा सा शक होता है और वो अपने आदमियों से कहता है तुम 2 बंदूकें और आधे आदमियों को अपने साथ लेकर जाओ। इस पर उसके आदमी भी कहते हैं ठीक है बॉस, हम अच्छी तरह से समझ गए। और ऐसा कहने के साथ ही वो सभी एमसी के लोगों के पीछे चलने लगते हैं और उन्हें कहते हैं तुम सभी कमजोर हो, आगे चलो और हमें रास्ता दिखाओ। और जब वो आगे जा रहे होते हैं तभी ही पीछे से स्माइल करते हुए सोचता है 3 टायर 1 के इनहेंसर्स और कुछ बंदूकें इन डिशडी के कीड़े मकोड़ों को काबू करने के लिए काफी हैं। तभी एमसी ही के करीब आता है और उसे मस्का लगाते हुए कहता है बड़े भाई ही आप सभी ने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है और इस वजह से आप सभी को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना। इस पर ही एमसी से कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना है खुलकर कहो। एमसी ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है उस सारे खाने को गिनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्यों ना तब तक आप मेरे साथ आए और कुछ खाना खा लें। एमसी की ये बात सुनते ही खुश हो जाता और कहता है बच्चे तुम तो बड़े तेज निकले, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर एमसी भी स्माइल करते हुए कहता है बड़े भाई अब जब आप पूछ रहे हैं तो मेरा नाम चेनियांग है। इस पर ही खुश होते हुए कहता है ये बुरा नहीं है, मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ही पसंद आया, मैं बाद में बॉस से इस बारे में बात करूंगा कि वो तुम्हें भी ग्रे रेड गैंग में शामिल कर लें। और ये कहने के साथ ही वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी एमसी बहुत ही खुश होते हुए कहता है सच में बड़े भाई क्या आप ऐसा करेंगे, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी एमसी ही को बिठाते हुए कहता है बड़े भाई प्लीज आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। तभी गुस्सा होते हुए कहता है आखिर खाना कहाँ है, क्या तुम्हारा मुझे यहाँ पर बिठाकर ठंडी हवा खिलाने का इरादा तो नहीं है ना। एमसी स्माइल करते हुए कहता है बड़े भाई आप बस 1 मिनट वेट कीजिए, खाना भी आता ही होगा। एमसी अभी ये कह रहा होता है और तभी वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है। इसे देखकर वो ऑरेंज बालों वाला लड़का कहता है वाह यार इस खाने की खुशबू ये तो बहुत ही बढ़िया है। तभी हमारा ली ही के सामने जाकर खाना रख देता और तभी एमसी कहता है बड़े भाई प्लीज इसे चखिए, ये अभी अभी चूल्हे से उतारा है। हम ही को देखते हैं जो कि इस खाने को देखकर बहुत ही खुश हो गया था और वो लाल टपका रहा होता है। वो कहता है चावल का डलिया और वो भी इतना ज्यादा गाढ़ा। और ऐसा कहने के साथ ही वो बर्तन को अपने मुंह से लगा लेता और इसे खाने लगता है। हम ही के पीछे खड़े उन बंदों को देखते हैं जो कि ही को खाना खाते हुए देख कर ही लाल टपका रहे होते हैं। ही इस सारे कटोरे को खत्म कर देता है और इसके बाद अपने मुंह को पहुंचते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया था। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि ली के पास जाकर एक और कटोरे को ले लेता और बाद में उसे ऊपर करके खुशी के साथ कहता है आपको जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास सभी के लिए बहुत खाना है। और ये कहने के साथ ही एमसी सभी लोगों को एक एक कटोरा देने लगता है। तभी पीछे से ही खुश होते हुए कहता है मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो कि समझदार होते हैं, अब से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम देखते हैं कि एमसी ने सभी को एक एक खाने का कटोरा दे दिया होता और वो सभी भी इसे खुशी से खाने लगते हैं।
है। तभी एमसी ही के पास आता है और उसे खुश होते हुए कहता है, बड़े भाई ही, मैंने खास तौर पर आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। इस पर ही खुश होते हुए कहता है, एक तोहफा? आखिर वो किस किस्म का तोहफा है? एमसी ही के करीब आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके हाथ और पाँव पहले से कमजोर पड़ रहे हैं? और क्या अब आपको आपके पैरों तले मौजूद जमीन भी फ्लोट होते हुए दिख रही है? ये सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें खाने में ड्रग्स देने की? तभी एमसी ही की गर्दन से पकड़ लेता और कहता है, क्या तुम पलटवार करना चाहते हो? लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। और ये कहने के साथ ही एमसी उसके सर को टेबल पर दे मारता और हम देखते हैं कि एमसी ने उसकी गर्दन को भी वहीं पर तोड़ दिया होता है और ऐसा करने के बाद उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। एक ही ऐसी हालत को देखकर उसके बंदे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बॉस ही, क्या आप ठीक हैं? हमें उस ऑरेंज बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी खराब हो रही होती है और तभी उसके पीछे वो मस्कुलर लड़का आता है और उसे पकड़कर जोर से नीचे दे मारता है। वो ऑरेंज बालों वाला लड़का कहता है, तुम सबके सभी इनहेंसर्स हो। और हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों को भी एमसी के लोगों ने दबोच लिया होता है। एमसी एक गुंडे के पास आता है और उसे कहता है, तुमने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ना कि हम भी इनहेंसर्स हो सकते हैं। एमसी स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन जब एक बंदे के पास इतना पैसा हो तो वो उसे खुले दिल के साथ ही खर्च करेगा ना। और इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी गुंडे निपट चुके होते हैं और इनकी लाशों का एक ढेर लगा होता है। तभी लीलू एमसी से कहती है, बॉस, इस सब का मतलब है कि अब हमारी ग्रे रेड गैंग के साथ पूरी तरह से दुश्मनी हो गई है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ ना? इस पर एमसी कहता, हाँ, तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा, हमें जल्द से जल्द अपनी ताकत को और भी बढ़ाना होगा। ये कहने के साथ ही एमसी वहाँ से जाने लगता और तभी एमसी उस मस्कुलर लड़के को ऑर्डर देता है कि इन सभी को यहीं पर दफन कर दो। इस पर वो मस्कुलर लड़का भी एमसी को सलूट करते हुए कहता है, ठीक है बॉस, मैं भी ये कर देता हूँ। और इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ही को, जो कि अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं। और तभी वो सामने देखते हुए किसी से कहते हैं, क्या तुमने उन सभी को साफ कर दिया? और हमें दिखाया जाता है ये किसी और से नहीं बल्कि हमारे एमसी से ही पूछ रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है, हाँ, मैंने उन सभी को साफ कर दिया। जो मेडिसिन आपने दी थी उससे बहुत ही मदद मिली। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि एक सेकंड टेयर का इनहेंसर भी इतने आराम से टेयर हो जाएगा। तभी डॉक्टर एक कहता है, मेरी मेडिसिन के बिना भी आपके बेस में काफी सारे ऐसे इनहेंसर मौजूद हैं जो कि उन गुंडों से निपट सकते थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इस पर एमसी कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन पागलों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी होती तो हमारा नुकसान पक्का था। तभी लीलू कहती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है कि वो ग्रे रेड गैंग इस बात को ऐसे ही जाने देगी। वो अपनी पूरी ताकत या बड़े बंदों को सीधा हमारे पास भेज सकती है। डॉक्टर ही, क्या आप आगे आने और उनका सामना करने में हमारी मदद करेंगे? इस पर डॉक्टर ही कहता, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जब बॉस चैन ने पहले ही डिस्ट्रिक्ट डी के लोगों को उन इंजेक्शन को टेस्ट करने का काम दे दिया है और उन्हें टॉप ग्रेड की गन्स और सामान भी दिला दिया है, तो असल लड़ाई में टेस्टिंग का काम उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। इस पर लीलू कहती है, लेकिन, और आगे वो कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही एमसी उसे रोक देता और कहता, ठीक है डॉक्टर ही, मैं अच्छे से समझ गया। और इसी के साथ एमसी और लीलू वहाँ से जाने लगते हैं और एमसी पीछे देखते हुए कहता है, डॉक्टर ही, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। मैं आपके काम में बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनना चाहता। पीछे से हम डॉक्टर ही को भी देखते हैं जो कि अपना हैंडशेक करते हुए एमसी को बाय करते हैं और वो स्माइल भी करने लगते हैं। जब एमसी और लीलू लैब से बाहर आ जाते हैं तभी लीलू एमसी से कहती है, बॉस, आपने डॉक्टर ही से मदद के लिए क्यों नहीं कहा? इस पर एमसी कहता है, ये डॉक्टर ही का मुझे एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर टेस्ट करने का तरीका है। हम लीलू को देखते हैं जो कि थोड़ा सा उदास भी हो जाती और कहती है, तो ये बात थी। तभी एमसी लीलू से कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक हम सभी साथ हैं हम ये काम जरूर से कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक मैप के सामने खड़ा होता है और सभी को पूरे जोश के साथ गाइड कर रहा होता। तभी एमसी कहता है, लाओ ही, तुम इस बार पीछे ही रहोगी, उन बंदों की तरफ से जरूर और भी लोग आने वाले हैं। पिछली बार उन्होंने अपनी पूरी फौज नहीं झोंकी और इसलिए हमारा उन्हें संभालना काफी आसान था। तभी वो मस्कुलर लड़का कहता है, बॉस, हमें ऐसा क्या करना होगा कि वो अपने सारे बंदों को एक ही साथ भेज दें? इस पर एमसी कहता है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बताने लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आएगी नहीं कि हमने ग्रे रेड का सफाया कर दिया है। हम उस मस्कुलर लड़के को देखते हैं जो कि इस बात पर पूरा ही कंफ्यूज हो चुका होता है और वो कहता है, इसका क्या मतलब है? हमने ही तो उनका सफाया किया, तो फिर उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आएगी? तभी एमसी लीलू को कहता है, लीलू, इसे तुम एक्सप्लेन करो। इस पर लीलू कहते, ठीक है बॉस, मैं करती हूँ। तभी लीलू एक्सप्लेन करने लगती है और वो बताती है, वो बस इतना ही जानते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन के लिए हर जगह जाकर डील किया। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमने इनहेंस पोशन के लिए भी डील किया और इस वक्त हमारे पास बहुत सारे इनहेंसर मौजूद हैं, तो इसलिए उन्हें यह लगता है कि हम इतने ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस ग्रे रेड गैंग को खुद से हरा सकें। इसलिए वो यही समझे
समझेंगे कि उनकी भेजी गई ग्रे रेड गैंग सारा सामान खुद से हड़पना चाहती है और वो यहाँ आकर खुद को राजा समझ रही है। तभी एमसी कहता है बिल्कुल सही कहा, इसलिए वो इस बगावत को कुचलने के लिए अपने बंदे भेजेंगे और मेरा अंदाजा ये है कि वो ग्रे रेड गैंग को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक जो वहीं पर रुककर सब कुछ अपने कब्जे में रखेगी और दूसरी यहाँ आकर इस बगावत को खत्म करेगी। तो इसलिए हम उस अकेले रास्ते पर गात लगाकर बैठेंगे जहाँ से वो आएंगे और उन्हें पता चलने से पहले ही उन पर हमला कर देंगे और उन्हें वहीं पर खत्म कर देंगे। और इसी के साथ हमारे ये सीन चेंज होता है और हमें ग्रे रेड गैंग के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में बैठा होता है। तभी उसके पास एक मोटा सा लड़का आता है और कहता है बॉस, और हमें इस मोटे लड़के के बारे में बताया जाता है ये ग्रे रेड गैंग का तीसरा बड़ा कमांडर है। तभी ड्रैगन कहता है तो क्या तुम्हें ही की तरफ से कोई खबर आई? इस पर मोटा कहता नहीं, हमें कोई भी खबर नहीं आई और न ही कोई बंदा वापस आया है और उन्होंने हमें रेडियो पर भी कोई भी जवाब नहीं दिया। ये बात सुनते ही ड्रैगन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जो शरबत पी रहा होता है वो उसे भी नीचे फेंक देता है। ड्रैगन गुस्से में कहता है वो नमक हराम बास्टर्ड, थोड़ा सा फायदा क्या देखा कि भूल गए कि वो किसकी गुलामी करते हैं। मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि वो इस वक्त मजे में होंगे और वो बगावत का ही सोच रहे होंगे। तभी वो मोटा आदमी कहता है बॉस, ये शायद उतना भी बुरा नहीं है, अगर हर कोई अपना हिस्सा लेने के चक्कर में है और हमसे बगावत करना चाहते हैं तो हम उन सभी को खत्म कर देंगे और इस तरह वो सारा सामान हमारे पास ही आ जाएगा। वो ड्रैगन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता और वो अपने साथ सिर्फ 3 से 5 बंदे लेकर ही गया था। अगर हम अभी टीम में चाहें तो उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं और सारा सामान वापस सही सलामत ले सकते हैं। ड्रैगन कहता है तुमने बिल्कुल ही सही कहा, अभी के अभी सारे भाइयों को इकट्ठा करो। इस पर वो मोटा आदमी कहता है बॉस, आप इसकी फिक्र मत करें, मैंने ये पहले ही कर दिया है, हमारे सारे एनहांसर्स तैयार हैं, बस आपका इशारा मिलने की देर है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मैंने सेकंड कमांडर को यही टाउन में रोक दिया है ताकि यहाँ पर कोई भी मसला ना हो। हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है मैंने उन क्यों भाइयों की जान को उससे बचाई थी, वो इस बात को भूल कर ही की तरह मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन बाहर आ चुका था और उसके सारे बंदे उसके सामने सर झुका लेते हैं। तभी हमें उस सेकंड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन की तरफ ही बढ़ रहा होता है और वो कहता है बॉस, तो फाइनली आप यहाँ पर आ गए। इस पर ड्रैगन भी हाँ करता है। तभी ड्रैगन उस सेकंड कमांडर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मेरे जाने के बाद होशियार रहना और सभी भाइयों से भी कहना कि अपनी गन्स को तैयार रखें, अगर टाउन में थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो बिना झिझक के गोलियों को चला देना और उसे खत्म कर देना। और वो स्माइल करते हुए कहता है बहुत वक्त हो गया, मैंने किसी को काटा नहीं है, इसी वजह से उन चूहों को लगता है कि मैं शरीफ हो गया हूँ, मैं ड्रैगन हूँ, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। इस पर वो थर्ड कमांडर कहता है ठीक है सर, मैं अच्छी तरह से समझ गया। तभी ड्रैगन बहुत ही जोश के साथ कहता है चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारी गाड़ियां पैर निकलने लगती हैं और वो गाड़ियां आगे आगे चल रही होती है और उन गाड़ियों के पीछे ही बहुत सारे बंदे पैदल भी चल रहे होते हैं। हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठा होता है और वो कहता है क्या तुम गाड़ी को और फास्ट नहीं चला सकते? इस पर वो मोटा आदमी कहता है बॉस, अगर हमने गाड़ियों को और भी तेज चलाया तो पैदल चलने वाले भाई पीछे ही छूट जाएंगे और इतनी लंबी लाइन बनाने की वजह से हम खुद ही लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आकर हम पर हमला करें, पहले या बाद में। इस पर ड्रैगन कहता हमला? किसकी इतनी हिम्मत जो हम पर हमला करेगा? किसी के पास इतनी ताकत भी है जो ऐसा करने की कोशिश भी करे? ड्रैगन कहता है सारी गाड़ियों को तेज चलने को कहो और जो पैदल चल रहे हैं उनको पीछे ही छोड़ दो, वैसे भी हमें बस उनकी सामान उठाने के लिए जरूरत पड़ेगी। इस पर वो मोटा कहता है ठीक है सर, जैसा आप कहें। तभी हम उन लड़कों को देखते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है बॉस ने हमें पीछे ही छोड़ दिया। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मोटा कहता है एक बार हमने रेगिस्तान के इन 2 हिस्सों को पार कर लिया तो हम डिस्ट्रिक्ट डी में होंगे। तभी हम देखते हैं कोई अपनी गन्स को तैयार कर लेता है और इसके बाद वो उन गाड़ियों पर शूट करने लगता है। इसे देख कर ड्रैगन बहुत ज्यादा चौंक जाता और वो कहता आखिर अब ये सब क्या हंगामा है? तभी वो मोटा कहता हम पर हमला हुआ, ये एक प्लान किया हुआ हमला है, वो लोग गात लगा कर बैठे थे। तभी हम उस मस्कुलर लड़के को देखते हैं जो कहता है गोलियों को चलाते रहो, इन्हें गोलियों से भून डालो। गाइस यार मैं पूरी मानवा में अब तक वेट कर रहा हूँ कि कब ये हमें इसका नाम बताने वाले हैं, लेकिन ये इसका नाम बता ही नहीं रहा, इसलिए मैंने खुद से इसका नाम सिलेक्ट किया। मैं अब से इसे लाओ मैं कहने वाला हूँ, शॉर्ट में लाओ। तो चलिए फिर मानवा को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं एक ग्रे रेड का बंदा जो कि ड्राइव कर रहा होता है। तभी एक बुलेट आती है और जाकर सीधा उसकी चेस्ट में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और उसके साथ ही वो मोटा आदमी भी बैठा होता है जो ये देख लेता है कि इसका खेल तो खत्म हो चुका है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है बॉस आपको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी एक और बुलेट आती है और जैसे ही वो गाड़ी से टकराती है वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। इस पर वो मोटा आदमी कहता है तेरी की इंजन पर भी गोली लगी है, सबके सब अभी के अभी गाड़ी से उतरो। हम देखते हैं वो मोटा और ड्रैगन तेजी के साथ गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और तभी वो मोटा ड्रैगन से कहता है बॉस क्या आप ठीक हैं? वो कहता है बॉस हम इन पत्थरों का सहारा लेकर इनके पीछे छुप सकते हैं। और
जैसे ही वो उनके पीछे छुपने के लिए जा रहा होता है तभी हम लीलू को देखते हैं जो कि दूर से ही एक बुलेट को शूट कर देती है और ये बुलेट सीधा जाकर उस मोटे की चेस्ट में घुस जाती है और जैसे उसे बुलेट लगती है पीछे से ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है की सैन। हम की सैन को देखते हैं जो कि अपने आखिरी लम्हों में कह रहा था बॉस आप यहाँ से भाग जाइए। तभी ड्रैगन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और जाकर उस पत्थर के पीछे छुप जाता है। हम ड्रैगन को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए कहता है आखिर मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है, क्या ये पूरी तरह से पागल हो गए हैं जो ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। हमें इस अटैक की वजह से हुई गई तबाही को दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लाशें फैली होती हैं और सभी गाड़ियाँ भी जल रही होती हैं। ड्रैगन के अलावा सभी लोग ही खत्म हो गए होते हैं। तभी एमसी अपने लोगों की तरफ देखता है जिन्होंने अचानक से अटैक करना बंद कर दिया होता है। एमसी लीलू से कहता है अभी भी उनमें से एक बचा है तो फिर उन्होंने गोलियों को चलाना क्यों रोक दिया। इस पर लीलू कह दिया शायद से उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं। जो हथियार हम यूज कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर ड्रैगन के आदमियों से ही छीने गए थे और जो गोलियां हमारे पास पहले से मौजूद हैं वो उनकी बंदूकों से मैच नहीं कर रही। इस पर एमसी कहता है अगर वो हथियार आगे होते जो मैंने डॉक्टर ई के जरिए मंगवाए थे तो ये लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। लीलू एमसी के गुस्से को शांत करती और कहती है बॉस आप बिल्कुल भी गुस्सा मत हो। हर बस्ती अपने हथियारों को बहुत ही सख्ती से बांध कर रखती है इसलिए इस सारे काम में थोड़ा वक्त तो लगता है लेकिन बॉस सच में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रे रेड गैंग का सबसे ताकतवर बंदा तो सिर्फ एक टायर 3 का इनहेंसर है, वो कोई टायर 5 का इनहेंसर थोड़ी ना है जो कि आम गन्स की गोलियों को ऐसे ही झटक दे। इस पर एमसी भी स्माइल करते हुए कहता तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा। हमें उस मोटे की लाश को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो पत्थर पड़ा हुआ है जिसके पीछे ड्रैगन छुपा हुआ है। तभी ड्रैगन बाहर निकलता और गुस्से से कहता तो फाइनली तुम्हारे गन्स की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तुम कायरों बाहर आओ और आमने सामने मेरा मुकाबला करो। एमसी कहता है अच्छा तो ये है ग्रे रेड गैंग का बॉस वी लॉन्ग जो कि खुद को ड्रैगन कहता है। तभी लीलू जोश में आते हुए कहती है बॉस मुझे जाने दे मैं अभी उसे मजा चखा कर आती हूँ। और जब लीलू जाने वाली होती है तभी एमसी उसे रोक देता और कहता नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रुको, इससे मुकाबला करने के लिए मैं खुद आगे जाऊंगा। इसे सुनते ही लीलू थोड़ा सा चौंक जाती है और वो कहती है लेकिन बॉस। तभी एमसी उसे कहता है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं पहले ही एक टायर 4 का इनहेंसर हूँ और वो तो एक टायर 3 का इनहेंसर है इसलिए वो मेरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, मैं बिल्कुल ही ठीक रहूंगा। और ये कहने के साथ ही एमसी चोटी पर से छलांग लगा देता और ड्रैगन के सामने ही एक जबरदस्त सी एंट्री करता है। ड्रैगन एमसी को देखते ही कहता है तो तुम ही वो थे जिसने मुझ पर छुप कर हमला किया। इस पर एमसी एक स्माइल देते हुए कहता हाँ मैं ही था, तो क्या कर लेगा तू, मैं डिस्ट्रिक्ट टी के बेस को चलाता हूँ, मैं वहाँ का बॉस हूँ। ड्रैगन ये सुनते ही एमसी पर अटैक कर देता और कहता है ये सब करने के बाद आखिर तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। वो अपने पंच को तैयार कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है एक बार मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टी की हर चीज मेरी होगी। और ये कहने के साथ ही वो एमसी को पंच मार देता है लेकिन एमसी इसे अपने हैंड से ही ब्लॉक कर देता है। ड्रैगन कहता है ये लड़का ये तो सच में टफ निकला। एमसी स्माइल करते हुए ड्रैगन से कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतनी ताकत है यार, थोड़ा जोर तो लगाओ। और ड्रैगन एमसी की ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और एमसी को धड़ाधड़ पंच दे मारता है लेकिन एमसी इन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। ड्रैगन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे इसे पहले बहलाना पड़ेगा ताकि ये अपनी हिफाजत को छोड़ दे और खुलकर सामने आए। ड्रैगन थोड़ा सा पीछे हटते हुए एमसी को कहता आखिर तुम क्या हो, क्या तुम कोई कछुए हो, तुम बस इतनी देर से खुद को बचा ही रहे हो, क्या तुम्हें मुक्का मारने से डर लग रहा है। इस पर एमसी स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें एक फ्री का मौका देता हूँ तो आप इसे झेलो। और जब एमसी अटैक करने वाला होता है तभी ड्रैगन उसके पास बढ़ता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम तो एकदम ही बेवकूफ निकले, तुम सीधा मेरे जाल में फंस गए। और ये कहने के साथ ही वो एमसी के पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है लेकिन एमसी ने अपने नीचे वो डॉक्टर ही का दिया हुआ आर्मर पहना होता है जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरे अटैक के बाद भी इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। तभी एमसी स्माइल करते हुए अपने पंच को तैयार कर लेता और कहता है जो जाल में फंसा है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और ये कहने के साथ ही एमसी एक जोरदार मुक्का सीधा ड्रैगन के मुंह पर मार देता है और इस मुक्के का इम्पैक्ट ड्रैगन पर बहुत ज्यादा पड़ता है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और हम देखते हैं उसका एक दांत भी टूट गया होता है और अभी वो पूरी तरह से नीचे गिरा भी नहीं होता। तभी एमसी उसे एक किक मार देता है। हम ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि मार खाते हुए भी कह रहा होता है ये मॉन्स्टर है, आखिर ये क्या चीज है। तभी एमसी ड्रैगन के हाथ पर अपना पाँव रख देता और उसके ऊपर अपनी गन से एम भी कर लेता है। तभी नीचे से ड्रैगन चिल्लाता है गोली मत चलाना। एमसी कहता है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों करते हो, खाने के लिए। और वो इसके बाद उसके हाथ पर एक बुलेट चला देता है। तभी एमसी कहता है या पानी के लिए। एमसी एक और बुलेट उसके पाँव में मार
मारते हुए कहता है या फिर औरतों के लिए, जबकि ड्रैगन नीचे से चिल्ला रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। ड्रैगन कहता नहीं, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर एमसी उसे घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है तो फिर ये सब करने का मतलब ही क्या था? अगर तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट ही नहीं था तो तुम लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते थे? और तभी वहाँ से कुछ कौवे उड़ने लगते हैं और हमें नीचे ब्लड भी दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि एमसी ने ड्रैगन का काम भी तमाम कर दिया है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कार को देखते हैं जो कि तेजी से आगे चल रही होती है और इसको ड्राइव करने वाला खुद हमारा एमसी ही होता है। तभी हम लीलू को भी देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही होती है और कहती है ठीक है, अब बॉस और मैं वहाँ के लिए निकलते हैं। तभी एमसी लीलू से पूछता है बाकी सबका क्या हाल है? इस पर लीलू स्माइल करते हुए कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने प्लान किया था। ग्रे रेड टाउन से जो भी दुश्मन बाहर आया था उन सभी को खत्म कर दिया गया। एमसी कहता है ये बहुत ही अच्छा है, क्या उन्होंने पूछताछ में कोई काम की बात उगली? इस पर लीलू एमसी को बताती है कि उनके मुताबिक ग्रे रेड टाउन के अंदर अभी भी लगभग 100 लोग बचे हैं, पर वहाँ अभी सिर्फ एक ही टायर 3 का इनहेंसर है और कुछ टायर 1 के इनहेंसर्स हैं। एमसी कहता है लगता है हमने पहले ही ग्रे रेड गैंग के खास फौज का सफाया कर दिया है और अगर ऐसा है तो हम सीधा अंदर जाकर ग्रे रेड टाउन पर कब्जा कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें ग्रे रेड गैंग के उस सेकंड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपने दांत को पीस रहा होता है और मन ही मन कहता है आखिर बॉस की तरफ से एक लफ्ज भी सुनने को क्यों नहीं मिला। तभी वो अपनी जगह से उठता है और कहता है नहीं, हम यहाँ पर हाथ पर हाथ तेरे मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और ये कहने के साथ ही वो बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर जाते हुए किसी से कहता है जाओ और सबको इकट्ठा करो। और इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे वेपन्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सेकंड कमांडर कहता है सभी इधर आओ और अपने लिए एक एक हथियार चुन लो। वो अपने सामने खड़े गुंडों से कहता है दो दो की टीम में बट जाओ और होशियार रहना और पूरे टाउन में पेट्रोल करो। इस पर वो सामने वाला गुंडा भी कहता है ठीक है सर। और जब वो सभी गुंडे अपने अपने हथियार उठाकर जाने लगते हैं तभी वो सेकंड कमांडर मन ही मन कहता है ग्रे रेड गैंग ने बरसों तक इस टाउन पर राज किया है, हमारा नाम दूर दूर तक मशहूर है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ करने की सोचे। और वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए सोचता है तो फिर मुझे अभी भी ये बुरी फीलिंग क्यों हो रही है? और जब वो अपनी सोच में मगन होता है तभी उसे किसी के बुलेट चलाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। ये तो गोलियों की आवाज है। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर कौन है यहाँ पर, जो भी है बाहर आओ। और तभी हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है जिसने के 2 बंदों को भी खत्म कर दिया होता है। इसे देखकर वो सेकंड कमांडर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम ही थे वो जिसने के गोलियां चलाई हैं? इस पर एमसी कहता है तुम बिल्कुल ही ठीक हो, वो मैं ही था। वो सेकंड कमांडर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तू है कौन? तभी एमसी एक खून के भरे हुए थैले को बाहर निकालता है और कहता है ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम की ये हो ना। ग्रे रेड गैंग के सेकंड कमांडर, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। और ये कहते ही एमसी वो खून से भरा हुआ थैला उस सेकंड कमांडर के कदमों के पास फेंक देता है। तभी वो सेकंड कमांडर झुककर इस थैले को उठाता है और जैसे इसे ओपन करके देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और रोने लगता है और रोते हुए कहता है बॉस आपके साथ ऐसा किसने किया? तभी एमसी चुटकी मारते हुए कहता है जैसा कि मुझे वीर लोगों के खास बंदे से उम्मीद थी, तुमने एक ही नजर में भांप लिया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और ये कहने के साथ ही एमसी तेजी के साथ उस सेकंड कमांडर के पास आता है और उसके चेहरे के आगे ही अपनी गन को कर देता है। एमसी कहता है जब तुम अपने बॉस के इतने ही अच्छे भाई हो तो मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज देता हूँ ताकि तुम उसका साथ दे सको। और ये कहने के साथ ही एमसी अपनी गन से सीधा उसके हेड पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस सेकंड कमांडर का खेल भी वहीं पर तमाम हो जाता है और उसके सर से एक ब्लड का फुहारा भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से एमसी पर भी थोड़ा ब्लड चला जाता है। इसे देखकर एमसी कहता है लगता है मुझे अगली बार थोड़ा और भी दूर रहना चाहिए। तभी लीलू वहाँ पर आती है और एमसी से कहती है बॉस की यार ने पीछे बचे हुए ग्रे रेड के बंदों को पेट्रोल टीम्स में बांट दिया था ताकि जब वो हमें ढूंढ रहे हो तो कोई उन पर पीछे से हमला न कर सके। एमसी कहता है हमारे लोगों को कहो कि अपनी हिफाजत का ध्यान रखें। एमसी लीलू से पूछता है वैसे ग्रे रेड टाउन के आम लोगों का क्या रवैया है? लीलू बताती है कि ग्रे रेड गैंग ने पहले ही बहुत खून खराबा किया है, जिसकी वजह से टाउन के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पहले तो ज्यादातर लोग बस दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे, पर जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हम यहाँ पर ग्रे रेड गैंग का सफाया करने आए हैं वो हमारे साथ खड़े होने लगे। एमसी कहता है होशियार रहो, एक बार ग्रे रेड गैंग खत्म हो जाए तो हमें जितना जल्दी हो सके पूरे टाउन पर कब्जा करना होगा, वरना यहाँ पर मौजूद सभी लोग दंगा मचा देंगे और वो ग्रे रेड गैंग के बाद खुद को यहाँ का लीडर समझने लगेंगे। तभी लीलू कहती है मुझे बस इस बात की फिक्र है कि हमारे पास लोग बहुत ही कम है। एमसी कहता है इसमें डरने की क्या बात है, अगर ग्रे रेड गैंग ये कर सकती है तो हम भी ये कर सकते हैं, आखिरकार हमने उन्हें भी हरा दिया। एमसी स्माइल करते हुए कहता है अगर नफरत राज चलाने का एक तरीका है तो फिर हम दबदबे और ताकत दोनों के साथ ही राज करेंगे। हम थोड़ी देर बाद का सीन
देखते हैं जहाँ पर एमसी के सामने गन्स का एक ढेर लगा होता है और ये सभी वो गन्स हैं जो ग्रे रेड गैंग को हराकर कब्जे में की गई हैं। तभी वहाँ पर लाओ आता है जिसने के 2 गन्स को भी पकड़ होता है। वो कहता है बॉस ग्रे रेड गैंग के जितने भी बंदे भाग रहे थे उन सभी का काम खत्म कर दिया गया है। तभी एमसी लाओ से कहता है लाओ मिंग हमारे लोगों से कहो के गन्स लें और टाउन के सारे खास ठिकानों पर कब्जा कर लें और अगर कोई भी मसला खड़ा करे तो उसे वहीं पर खत्म कर दो। इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाओ। इस पर सामने से लाओ कहता है जैसा आप कहें बॉस। तभी एमसी लीलू से कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर गन्स पर बहुत ही ज्यादा पाबंदी है। और इसी के साथ वो उन सारे गन्स को देखने लगता है और कहता है तो फिर ग्रे रेड गैंग के पास इतनी सारी गन्स कहाँ से आई। इस पर लीलू कहती है कि मैंने सुना था कि वी लॉन्ग के बाशी सिटी के किसी बड़े आदमी के साथ काफी गहरे ताल्लुक हैं जो के पास का सबसे बड़ा ठिकाना है। एमसी कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ग्रे रेड एक तरह से बाशी सिटी के नीचे काम करने वाली एक फौज थी और हमने बिना सोचे समझे ही उनके फायदे में टांग अड़ा दी। इस पर लीलू कहती है जितना कि मैं जानती हूँ बाशी सिटी के गुटों के आपस में ताल्लुक काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। वहाँ पर कोई न कोई तो ऐसा जरूर है जो कि ये सब कुछ कर रहा है और खुद इसके मजे ले रहा है। हम एमसी को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए मनी मनी कहता है फिर तो हमें अभी भी होशियार रहना होगा। ऐसा लगता है कि हमें किसी ऐसे बंदे से बात करनी पड़ेगी जो कि उनसे सच में बात कर सके। और एमसी ऐसा कहते हुए डॉक्टर ई के बारे में ही सोच रहा होता है और एमसी कहता है वैसे भी वो पहले बाशी सिटी से ही आया था। तभी एमसी लीलू से कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? मैं यहाँ इंतजाम संभालने के लिए एक टेम्परेरी दफ्तर बनाना चाहता हूँ ताकि अमन बना रहे। इस पर लीलू कहती है एक टेम्परेरी दफ्तर? क्या आपका ग्रे रेड टाउन में हमेशा के लिए रुकने का कोई इरादा नहीं है? एमसी कहता है तुमने बिल्कुल ही सही कहा। जितना सामान अभी हमारे पास मौजूद है उसके साथ हम लंबे वक्त तक इतने सारे लोगों का खर्चा नहीं उठा सकेंगे, इसलिए हमारा पूरा ध्यान अभी भी डिस्ट्रिक्ट टी को बड़ा करने पर ही होना चाहिए। एमसी स्माइल करते हुए कहता है ग्रे रेड टाउन बस एक जरिया है। हम यहाँ से सिर्फ उन बंदों को चुनेंगे जो हमारी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल ही सही हो और साथ ही ये बाहर की दुनिया से राब्ता रखने के लिए हमारा एक रास्ता बनेगा। हम लीलू को भी देखते हैं जो कि एमसी की बातें सुनकर खुश हो रही होती है। एमसी स्माइल करते हुए कहता है अब से टाउन के लोगों को काम पर रखना भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। लीलू कहती है मैं समझ गई बॉस, मैं अभी जाकर काम पर लगती हूँ। एमसी लीलू के सर को सहलाने लगता है और कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारा दबदबा और भी बड़े इलाके पर होगा। और इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर ही को दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी भी वहाँ पर आ जाता है। एमसी को देखते डॉक्टर ही कहता है क्या उन सभी का काम खत्म हो गया? इस पर एमसी कहता हाँ हो गया। तभी एमसी कहता है डॉक्टर ही मुझे आपसे एक बात करनी है। डॉक्टर ही कहता है आपको मुझे किस बारे में बात करनी है? हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही टेबल के आमने सामने बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एमसी कहता है मुझे आपसे हमारी दोस्ती और साथ के बारे में बात करनी है। इस पर डॉक्टर ही कहता है पर मुझे तो लगा था हमने ये सब कुछ पहले ही कर लिया था। एमसी कहता है मैंने भी पहले यही सोचा था लेकिन आपके उस टेस्ट ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया है। इस पर डॉक्टर ही कहता है मैं पहले ही अपनी वजह बता चुका हूँ और मुझे लगा था आपने उसे मान लिया है। एमसी कहता है और अगर वो टेस्ट सिर्फ एक बार का ना हो तो? इस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो आखिरी बार था। एमसी पानी के गिलास को उठाते हुए डॉक्टर ही से कहता है उन वेपन्स के बारे में क्या जो लीलू ने आपको मंगवाने के लिए कहा था? और एमसी उसका एक सिप लेकर ही नीचे रख देता और कहता है वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? क्या आपका बाशी सिटी के किसी गुट के साथ कोई झगड़ा चल रहा है? इस पर डॉक्टर एक कहता है असल में मैंने वो वेपन्स बाशी सिटी से नहीं मंगवाए थे। एमसी कहता है तो फिर वो कहाँ से आए हैं? डॉक्टर एक कहता है बॉस क्या आपने वेपन्स मर्चेंट के बारे में सुना है? एमसी कहता है वेपन मर्चेंट्स आखिर अब ये कौन है? इस पर डॉक्टर ही बताता है कि वेपन मर्चेंट का सारा सामान 2 नंबरी का होता है। वो सिर्फ पुराने ग्राहकों से ही सौदा करते हैं और सामान सीधा आपके दरवाजे पर पहुंचाते हैं। और इस बार मैंने जिस वेपन मर्चेंट से बात की है वो एक बड़े ग्रुप से सामान ले रहा था आयरन ब्लड लीजियन से। ये एक ऐसी जगह है जिसे ग्रेट कैटलिजन से पहले फौजियों ने बनाया था। वो बड़े बड़े अंडरग्राउंड ठिकानों और सामान के गोदामों को संभालते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी सिस्टम काफी हद तक ठीक ठाक है। अगर वेपन्स लीजियन की बनी हुई है तो उनकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन होने की गारंटी है और उन वेपन्स को पूरे वेस्टलैंड में सबसे अच्छा माना जाता है। भले ही वो मर्चेंट उन वेपन्स में से अच्छी क्वालिटी वाले निकाली क्यों न ले, फिर भी वो ऐसा शानदार सामान है जो आपको बाशी सिटी के बाजार में कभी भी नहीं मिलेगा। इस पर एमसी पहले थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है तो फिर इतना लंबा चक्कर क्यों काटना? बाशी सिटी के हथियार हमारी जरूरतों के लिए काफी होने चाहिए थे ना? इस पर डॉक्टर एक कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जिस्म जिसे मैंने मेडिकल मशीनरी से बदला है जितना हो सके उतने लंबे वक्त तक चले। आप 100 बंदों को हथियार देने के लिए काफी सामान मांग रहे हैं और इतनी बड़ी मांग मेरे आम काम के दायरे से बहुत
बहुत ही बाहर है। बाईशी सिटी में बहुत सारी आंखें और कान है। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ देख कर एसोसिएशन को खबर कर दी तो मुझे वहीं के वही डॉक्टर एसोसिएशन से निकाला जा सकता है। एक बार जब मेरी रिसर्च से मुझे काफी ताकत और फायदा मिल जाएगा तो मैं इस सब से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा। आप इसे मेरी हिफाजत का एक रास्ता समझ लीजिए, मैं बस एहतियात के तौर पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। एमसी कहता है, मैं आपकी सोच को समझता हूँ, फिर भी मैं आपको इस बात के लिए बुरा नहीं कहूँगा, मुझे बस अंधेरे में रखा जाना पसंद नहीं है। तभी डॉक्टर एक कहता है, बॉस असल में आपके प्लान में एक कमी है। इस पर एमसी कहता है, आखिर आपका कहने का क्या मतलब है? इस पर डॉक्टर ई पोशंस को दिखाते हुए कहता है, आप खाने का सामान का इस्तेमाल करके हर बदले हुए इंसान के जीन्स को कम से कम टायर 7 तक पहुँचाने का प्लान बना रहे हैं। क्या मैंने सही कहा ना? इस पर एमसी कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा। तभी डॉक्टर ई एक पोशन को उठाते हुए कहता, और क्या आपको पता है कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने ताकत बढ़ाने वाले इंजेक्शन झेल सकता है? इसकी भी एक हद होती है। एमसी ये सुनते ही चौंक जाता और कहता, एक हद होती है, लेकिन क्यों? डॉक्टर एक कहता, हर किसी के जिस्म की ताकत अलग होती है, इसलिए ये हद हर इंसान के हिसाब से बदलती रहती है। पर इसकी सबसे बड़ी वजह जेनेटिक खराबी और नुकसान है। सिर्फ वही लोग ऊपर के टायर्स तक जा सकते हैं जो रेडिएशन से बचे हुए हों। इसलिए इस वेस्टलैंड के ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा टायर 5 तक ही पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप भले ही जितना मर्जी सामान जोक दें, आप बड़े पैमाने पर ऊंचे लेवल वाले लोग तैयार नहीं कर सकते। हम एमसी को देखते हैं जो कि डॉक्टर ई की बात सुनकर कुछ सोचने लगता और कहता, अच्छा तो ये बात है। तभी एमसी को एक प्लान आता और वो कहता, तो क्या होगा अगर मैं आम लोगों को पहले कोई ठीक करने वाला सीरम दे दूं और उसके बाद ताकत बढ़ाने वाली मेडिसिन का इंजेक्शन लगाऊं? हम डॉक्टर ई को देखते हैं जो कि एमसी की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। एमसी कहता है, अगर ये हद शुरू में जेनेटिक नुकसान की वजह से आती है तो बस उसे ठीक करने से काम बन जाना चाहिए। तभी एमसी की नजर डॉक्टर ई पर पड़ती है जो कि अभी भी सदमे में होता है। एमसी हाथ हिलाकर डॉक्टर ई को पुकारने लगता और कहता है, डॉक्टर ई आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे प्लान में कोई खराबी है? डॉक्टर ई अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खराबी है, बात यह है कि इसका हर एक हिस्सा ही एक बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर ई एमसी से कहता है, आपको अभी तक एक हीलिंग पोशन की कीमत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ना? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इस पर एमसी कहता, ओ हाँ शायद से मुझे नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये हमेशा से लीलू ला कर दिया करती थी, उसने मुझे कभी इसकी कीमत बताई ही नहीं। डॉक्टर ही बताता है कि इस वेस्टलैंड में हर जगह रेडिएशन फैली हुई है, इसलिए एक हीलिंग पोशन की कीमत लगभग एक टायर 9 के इनहेंसमेंट पोशन के बराबर होती है। तभी एमसी डॉक्टर ई के कंधों पर हाथ रखता और कहता है, डॉक्टर ई क्या ऊंचे लेवल की मेडिसिन की इतनी कीमती होने की वजह यही है कि उनका कच्चा सामान बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल से मिलता है? डॉक्टर ई कहता है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। पूरी दुनिया का माहौल एटम बम की लड़ाइयों की वजह से तहस नहस हो चुका है और इन मेडिसिन को बनाने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए उसे पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस पर एमसी कहता है, आप मुझे उन कच्चे सामानों की एक लिस्ट दें जो मेडिसिन को बनाने के लिए चाहिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकाल लूंगा। यह सुनते ही डॉक्टर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता और कहता, बॉस कहीं आपके पास खाने के अलावा सामान लाने का कोई और जरिया भी मौजूद है? इस पर एमसी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता कि आगे आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पर यह मेरे लिए कोई भी बड़ा मसला तो नहीं होना चाहिए। एमसी मन ही मन कहता है, आखिर मेरी दुनिया अभी भी जिंदगी से भरी पड़ी है। डॉक्टर ही कहता है, तो ठीक है, मैं अभी आपके लिए इसे लिख कर देता हूँ। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर ई ने सारा सामान लिख लिया होता और वो कहता है, ये काम कंप्लीट हो गया। ये अचानक जरूरत पर काम आने वाले सीरम और आमतौर पर ग्रोथ एक्सेलरेशन वाले मेडिसिन के रॉ मटेरियल की लिस्ट है। और ये कहने के साथ ही डॉक्टर ई लिस्ट को एमसी की तरफ बढ़ा देता है। एमसी डॉक्टर ई से उस लिस्ट को ले लेता और कहता, अच्छा मुझे इसे एक नजर देख लेने दो। और एमसी जैसे इसमें लिखे सामान को पढ़ता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता और कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, इस सामान में से कुछ भी असल में बुरा या अनोखा नहीं है, ये बस इस वेस्टलैंड पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एमसी डॉक्टर ई से कहता है, मैं ये सारा सामान ला सकता हूँ, पर हो सकता है ये उस सामान से थोड़ा अलग हो जो आपने पहले देखा है। इस पर डॉक्टर ई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता और वो कहता, अलग होगा पर कैसे? एमसी कहता है, थोड़ा ज्यादा असली होगा, नुकसान ना पहुँचाने वाला, और इस पर रेडिएशन का कोई भी असर नहीं होगा। डॉक्टर ई इसे सोचते हुए कहता है, थ्योरी के मुताबिक तो इससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। और वो स्माइल करते हुए कहता है, रही बात उन मेडिसिन की जिनमें रेडिएशन की मिकदार होती है, तो मेरे पास रेडिएशन का एक जरिया है, तो इसे बाद में मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। इस पर एमसी कहता है, जो भी हो पहले इसे आजमा कर देखते हैं, इनमें से जो मटेरियल काम को होगा उसे रख लेंगे और जो काम का नहीं होगा उस पर मजीद रिसर्च कर लेंगे, एक ही बात है। तभी डॉक्टर ई एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बॉस चैन, मैं आज ऑफिशियली तौर पर आपके अंडर काम कर रहा हूँ। सामने से एमसी भी स्माइल करते हुए कहता है, जज्बाती होने
होने के लिए थोड़ा जल्दी है। ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ये सीन चेंज होता है और हमें सीन दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड का, जहाँ पर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने रूम में टेलीपोर्ट हो चुका होता है। एमसी अपने मोबाइल पर टाइम को देखता है और जैसे वो टाइम को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में 7 बज चुके हैं। एमसी कहता है ग्रे रेड टाउन के मामले को सुलझाने में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग गया। और इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा एमसी खाना खा रहा होता है। एमसी खाना खाता हुआ ही कहता है टायर 4 के इनहेंसमेंट पोशन के बाद मेरी भूख यकीनन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और हमें दिखाया भी जाता है कि एमसी ने ऑलरेडी बहुत सारे कटोरे खाली कर दिए होते हैं और वो अभी भी खाना खाई जा रहा होता है। और जैसे ही एमसी अपने खाने को कंप्लीट करता है एमसी के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और एमसी अपने मोबाइल पर देखता है कि ये फेंग जिया की कॉल आई होती है। एमसी कहता है आखिर अब उसे मुझसे क्या चाहिए, और ये कहने के साथ ही एमसी कॉल को पिक कर लेता है। और जैसे एमसी कॉल को पिक करता है सामने से फेंग जिया कहती है चैनी यंग क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और गाइज इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा जो कि इससे भी ज्यादा मजे का होने वाला है। तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।